बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटैक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका। हर एक टॉपिक पे वीडियो बन चुकी। कोई चैप्टर के अंदर कोई एक टॉपिक भी मैंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर मैंने वीडियो न बनाई हो। 8 से 10-11 वीडियोस में ये जाके पूरा चैप्टर हो चुका। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इसका पीडीएफ अगर हो सके आपसे तो इसका पीडीएफ जो है वो खोल लीजिए। ठीक है, मैंने भी पीडीएफ ही खोला हुआ है क्योंकि अभी पीडीएफ ही है, और मुस्कुराते भी रहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्या है? सबसे पहले एमसीक्यूज है। ठीक है भाई, एमसीक्यूज में अगर आपने पीडीएफ खोला हुआ है, जैसे मैंने भी खोला हुआ है, यहाँ टैब में, बुक तो है नहीं, तो पहला आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखा है? द बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। कौन से बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसेस का लेन देन होता है, गैसेस का तबादला होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है? पहले में लिखा है फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पायरेशन, सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, और डी में लिखा है ग्रोथ। तो ये जो है इसमें हमारे पास सी आएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, और रेस्पायरेशन में भी जो है वो गैसेस के एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो नंबर 1 का ये हुआ सी। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि इसको निपटा दिया जाए। प्लांट्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू, प्लांट्स जो है वो कहाँ से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं? रूट्स के ज़रिए करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं, स्टेम के ज़रिए करते हैं, या ऑल ऑफ दीज, इन सब के ज़रिए करते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं, अक्सर मेजॉरिटी यहाँ पर यही बोल रहे होंगे बच्चे कि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो तो सिर्फ स्टोमेटा के ज़रिए होता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। स्टोमेटा के ज़रिए सिर्फ नहीं होता, ठीक है, और भी जो जनरल बॉडी स्टेम है उसके ज़रिए भी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैंने आपको एक क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आ रहा है अभी, इसके शॉर्ट आंसर्स में भी। आप मुझे ये बात बताइए, क्या प्लांट्स जो हैं क्या लिविंग थिंग्स नहीं हैं? क्या वो रेस्पायर नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे? क्या उनको एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। बच्चे के जहन में फ़ौरन आता है यार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो बस ठीक है, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट्स उसको यूज़ कर लेंगे। भाई वो बात आपकी ठीक है, प्लांट्स उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो क्या करेंगे? सोचने की बात है, क्योंकि डे टाइम में या रात में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता ना, तो फिर क्या होगा? लाइट ही नहीं है। तो इसके अलावा रूट्स की तरफ जाएं तो वहाँ पर, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी पोर्शन हमें नज़र आता है ना, वो स्टोमेटा है, लीव्स में, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्रीन पार्ट्स जो हैं वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स जो हैं, जैसे कि छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ग्रीन पार्ट्स उनके होते हैं। आपको पता है छोटा प्लांट पूरा का पूरा ही ग्रीन होता है, उसकी स्टेम भी और छोटे छोटे पत्ते भी, सब जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। बड़े होने के बाद जो है उसके बाद उसकी शूट्स में, ब्रांचेस में ग्रीन पार्ट्स जहाँ भी है वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दीगर बात के स्टोमेटा जो है वो सिर्फ लीव्स में मौजूद हैं, तो फिर स्टेम में क्या मौजूद है, ब्रांचेस में क्या मौजूद है? ग्रीन पार्ट्स तो वहाँ भी, वहाँ पर लेंटिसेल्स होते हैं। ये एक इन डेप्थ बात है, वो आगे बताएं। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज लीव्स में भी हो रहा है, स्टेम में भी हो रहा है। अब रूट्स की तरफ चलते हैं, रूट्स में चलें। रूट्स में अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो वहाँ पर सेल्स तो हैं ना, क्या उनको एनर्जी नहीं चाहिए? अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से लेंगे? ग्लूकोज से ही लेंगे ना। ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? ग्लूकोज बन तो लीव्स में रहा है, लीव्स से फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होगा और रूट्स तक आएगा, और ग्लूकोज यहाँ आने के बाद क्या होगा? अगर आप अभी तक सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं मेरी, तो आपको पता होगा इस बात का कि ग्लूकोज के अंदर से एनर्जी निकालनी है। कैसे निकलेगी? ऑक्सीजन के बगैर निकल सकती है? नहीं निकल सकती। तो ये ऑक्सीजन जो है रूट्स लेंगे, कहाँ से लेंगे? मट्टी में से लेंगे, और मट्टी में मौजूद पानी में से ऑक्सीजन जो है वो लेंगे, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो
ऑक्सीजन लेंगे तो फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा रूट्स में, वहाँ से फिर क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, जो कि कहाँ चली जाएगी, मिट्टी में चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फिर दूसरा मामला है। लेकिन गैस एक्सचेंज की बात कर रहा है वो, इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहाँ से होगी, रूट्स के ज़रिए बिल्कुल होगी, स्टोमेटा के ज़रिए बिल्कुल होगी, स्टेम के ज़रिए बिल्कुल होगी। तो इसमें डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। क्या है इसमें, डी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास 3 में आ जाता है, ईच स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय, ये तो आसान है, 2 गार्ड सेल्स के ज़रिए वो बनता है। तो 3 जो है हमारा उसका बी ऑप्शन होगा। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, 4 में, रेस्पिरेटरी सरफेस पजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उनके पास ये चंद खसूसियात होनी चाहिए। कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? ए में लिखा है कि थिन एंड वेट, के वो पतली होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस और गीली होनी चाहिए। बी में लिखा है परमिएबल, के वो अलाउ भी करें, परमिएबल होनी चाहिए, मतलब परमिशन दें कि उनमें से, उस सरफेसिस में से गैसेस का आना जाना लगा रहे। तीसरा उन्होंने बताया वेरी लार्ज, बहुत बड़ी होनी चाहिए। और चौथे में लिखा है डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये डी है, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये डी है। 5वें की तरफ चलते हैं। 5th में लिखा हुआ है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व। एक एक्सपायरेशन होता है जिसमें आप जो है वो सांस बाहर खारिज करते हैं। एक इंस्पायरेशन होता है जिसमें आप सांस अंदर खारिज करते हैं, ये होता है। तो इंस्पायरेशन की बात हो रही है, क्या हो लिखा हुआ है इसके अंदर, इंस्पायरेशन इन्वॉल्व। इंस्पायरेशन में ये चीज़ें शामिल हैं। क्या चीज़ें शामिल हैं? ए में बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। आपकी ये जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, इनमें जो गोश्त लगा हुआ है, इन पसलियों पे जो गोश्त लगा हुआ है, इसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, श्रिंक होंगे, सिकुड़ेंगे। बी में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ये मसल्स की शीट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट कर रही है, आपके इस तरफ पेट की तरफ नीचे लगी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। सी में लिखा हुआ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। रिब्स की इनवर्ड, अंदर की तरफ हरकत होगी। या डी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। देखें, थोड़ा सा गौर करें इस चीज़ की तरफ। रिब्स की मूवमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड जो है, ये वेंटिलेशन में तो हम समझ सकते हैं कि वेंटिलेशन में रिब्स की मूवमेंट भी देखी जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन वो सिर्फ इंस्पायरेशन की बात कर रहा है। अगर हम वेंटिलेशन की बात करेंगे तो उसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों आ जाएंगे। तो इंस्पायरेशन के अंदर रिब्स की हरकत का कोई ताल्लुक नहीं है। 2 चीज़ों का ताल्लुक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स का और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का। इसलिए यहाँ पर 5th में जो है वो डी ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो इसमें भी ये डी आएगा। ठीक हो गया भाई। उसके बाद 6 में देखते हैं क्या होगा। 7, 8, 9 और 10 पहले ही मैंने बना दिया। अच्छा, उसके बाद 6 में कह रहा है लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन। लैरिंक्स कहाँ पर वाक़या है, कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ लोकेट करता है लैरिंक्स। ये रहा, ये जो आपका हलक है, नॉर्मली थ्रोट है, आप इसी को लैरिंक्स फिलहाल समझ लीजिए। कहाँ होगा? ये लंग्स में लोकेट करेगा, या ट्रैकिया में लोकेट करेगा, या ब्रोंकस में लोकेट करेगा, या ब्रोंक्यूल में लोकेट करेगा। नहीं, ये आपका लैरिंक्स जो है ये ट्रैकिया ही है, और इसका फर्स्ट पोर्शन जो है असल में वही लैरिंक्स कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी है, ये बी आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास 7 में द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन। इंसानों की रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगी? नॉस्ट्रिल होगी, ब्रोंक्यूल होंगे, अल्वियोलाई होंगे, या ट्रैकिया होंगे। सी है इसके अंदर, अल्वियोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है इंसानों का। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास 8 में क्या कह रहा है? इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग। हाँ, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में देख लें। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी कि आपकी सांस की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है, आप तेज तेज सांस ले रहे हैं, इसको वो बात कर रहा है।
इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग, आपके सांस लेने की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, आप तेज तेज सांस ले रहे हैं, क्यों? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, क्योंकि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। बी, इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ गई है। सी, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, के आपके जो है वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो गई है। और डी में कह रहा है डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, आपके ब्लड में जो है ऑक्सीजन कम हो गई है। ये हकीकत बात है, तो इसमें डी है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है, डी है। अच्छा 9 की तरफ चलते हैं फिर। अब 9th में हमारे पास क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजेनरेशन ऑफ अल्व्यूलाई, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर मतलब बीमारी, 3-4 बीमारियां उसने दी हैं, उसने बोला ये बीमारियां देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो डीजेनरेशन ऑफ अल्व्यूलाई से मुताल्लिक है। डीजेनरेशन का मतलब टूट फूट होना, डिस्ट्रॉय होना, जिसमें अल्व्यूलाई डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, एज़मा है और एम्फीसेमा है। तो ये डी जो है ये है इसमें एम्फीसेमा, ये वो बीमारी है जिसमें आपके जो है वो अल्व्यूलाई जो है वो क्या हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं या डीजेनरेट हो रहे होते हैं। 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवेज, कौन सी बीमारी है इनमें से जिसमें आपके एयर पैसेजवेज जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, वो सूज जाते हैं। ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, एज़मा है या एम्फीसेमा है। यहाँ पर ब्रोंकाइटिस ये ए है, तो यहाँ पर ए जो है इस पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है भाई, ये ए में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये MCQs तो हो गए तमाम। अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 1 2 3 4 5 10 हैं, ज़रा उनको भी देख लीजिए। सारे मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, सारे नहीं लिख सकता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं उनको ओरल पढ़ूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके पास इसका PDF होना चाहिए। सिंटेक्स बुक बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, ई बुक्स में आपको मैट्रिक बायो का PDF वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अब आ गए यहाँ पर हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बच्चों को लगता है कि शायद बड़े ही आसान हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, इतने आसान नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको समझना ही सबसे मुश्किल होता है, जस्ट लाइक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है इसमें, वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में, दिन के वक्त में नॉर्मली स्टोमेटा क्यों खुले हुए होते हैं? भाई आसान सा जवाब है, वीडियोस में कई दफ़ा भी दे चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लाइट पड़ती है स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा बनते हैं गार्ड सेल्स से, 2 गार्ड सेल्स से। ये 2 गार्ड सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इनके अंदर होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर क्लोरोफिल है। सनलाइट जब इनके ऊपर पड़ती है और एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी जो है रूट से आता है इनके पास, और टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है इन सेल्स के अंदर। उसकी वजह से ये गार्ड सेल्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमा, इनका जो होल है वो खुल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दिन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए जो है वो ये स्टोमेटा जो है वो खुले हुए होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या बात कर रहा है, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरे की बात कर लें। अब देखें क्या बात बोल रहा है, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। फिर कॉमा लगा के कह रहा है टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं? ग्रीन पार्ट्स, आसान सी बात, ग्रीन पार्ट्स, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। यंग प्लांट्स हैं तो उनकी शूट्स, ब्रांचेस वो भी ग्रीन होती हैं, वहाँ भी हो रहा होता है। बड़े प्लांट्स हैं तो उनके सिर्फ लीव्स में ही ज़्यादातर ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो निकाल देते हैं। ये ग्रीन पार्ट्स में स्टेम और लीफ दोनों आ गए। उसके बाद आगे कह रहा है टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं। अब ज़रा समझिएगा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं दिन के वक्त। ये कहाँ हो सकता है आपके ख्याल में? 3 ही तो पोर्शन होते हैं प्लांट के,
एक या तो उसका शूट वाला पोर्शन होता है, स्टेम वाला पोर्शन होता है, और रूट्स होती हैं। रूट्स जो है अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे हैं, वहाँ सनलाइट जा ही नहीं सकती, वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ सेल्स तो हैं, वो रेस्पायर तो करते हैं, वो सांस तो लेते हैं, उनको ऑक्सीजन तो चाहिए। तो वो ऑक्सीजन मट्टी में से और पानी में से रूट्स जो हैं वो लेंगी ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को देंगी रूट्स, ठीक है। मट्टी में से ऑक्सीजन लेंगी रूट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड देंगी रूट्स मट्टी को ही, और मट्टी में मौजूद पानी को। दोनों में ऑक्सीजन है, ठीक है, मट्टी में भी और उसमें मौजूद मट्टी में पानी भी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो स्टेम और लीव्स वगैरह जो हैं ये वो पार्ट हो गए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं, और रूट्स वो पार्ट हो गया जो कि ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स रादर देन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोल रहा है नॉस्ट्रिल जो है वो हमें इससे, ये नाक के नथने जो हैं, यानी कि नाक है, नाक के नथने जहाँ से ये नोज पिन लगती है, गर्ल्स लगाती हैं, ये यहाँ से हमें सांस लेना चाहिए। जैसे मैं ले रहा हूँ ओरल कैविटी, ओरल का मतलब है माउथ, कैविटी का मतलब है खाली जगह, यानी कि ये जो आपका मुंह है और अंदर जो इसके खाली जगह है सारी की सारी, आसान लफ्ज़ों में आपका मुंह, बोल रहा है कि या तो नाक से सांस लेना चाहिए और मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह बता दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी नाक के अंदर, आपकी नोज़ के अंदर जो है वो सारे इंतज़ामात किए हुए हैं कि क्योंकि इसमें से जब एयर जाएगी, प्रॉब्लम यह है कि एयर जो है वो, जब एयर सिर्फ मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमूआ नहीं है, एयर के अंदर जर्म्स भी हैं, एयर के अंदर डस्ट भी है, मट्टी भी है, एयर के अंदर पॉइजनस गैसेस भी हैं, एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी हैं। एयर जो है बाहर के टेम्परेचर को से आ रही है, तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे अंटार्कटिका है या कोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो हवा ठंडी आएगी, ठंडी हवा आपके लंग्स को नुकसान देगी। और अगर आप डेजर्ट एरिया में तो बहुत गर्म हवा आएगी जो कि आपके लंग्स को नुकसान देगी। ऐसी हवा चाहिए जिसका टेम्परेचर मॉडरेट हो। तो नाक के अंदर जो है वो सारे इंतज़ामात अल्लाह ताला ने किए हुए हैं। सीलियाई ये माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, कैच कर लेते हैं। फ्लेम या म्यूकस जिसको हम कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में बलगम कहते हैं, ठीक है, फ्लू वगैरह जो होता है हमारा, वो नाक के अंदर होता है, हलक के अंदर भी होता है। ये ऑकवर्ड तो लगता है हमें बहुत ज़्यादा, यार क्या गंदगी है, गंदगी भैया अगर ये ना हो तो आप पागल हो जाएं, आपकी डेथ हो जाए। हवा जब इसमें से गुजरती है डस्ट को ये रोक लेते हैं, ठीक है, और जर्म्स जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी नोज़ के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें जो ब्लड होता है वो हवा के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती हैं। बहुत ठंडी हवा होगी तो उसको गर्म कर देंगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उनसे टकरा के हवा जब जाएगी नाक में से, और अगर ठंडी हवा है बहुत ज़्यादा तो इसको ये गर्म कर देंगे, अगर गर्म हवा है तो इसको ठंडी कर देंगे। देखें कितना खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। समझ में आ गई बात। तो ये वजह है भाई कि आपको नाक से जो है वो सांस लेना चाहिए और मुंह से जो है वो सांस नहीं लेना चाहिए। ओरल कैविटी मतलब मुंह, नॉस्ट्रिल मतलब आपकी नाक। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैशियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग, गैशियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन, इसमें फ़र्क क्या है ये बता दीजिए। ब्रीथिंग का मतलब है सिर्फ हवा का, एयर की बात हो रही है, एयर का आना, एयर का जाना, जिसको हम कहते हैं सांस लेना। नॉर्मली ये हवा गई और ये हवा बाहर आ गई, तो हवा का इन आउट जो है आपकी बॉडी में से लंग्स तक, ये ब्रीथिंग कहलाता है। गैसेस एक्सचेंज क्या है। गैसेस एक्सचेंज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन, जो कि आपके डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट में जो रेस्पिरेटरी सरफेस अल्व्यूलाई है और उसके साथ जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें जो ब्लड है, तो अल्व्यूलाई और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ इन दो गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है अल्व्यूलाई ब्लड में से, और ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा है अल्व्यूलाई। तो ये लेन देन जो हो रहा है
ये गैशियस एक्सचेंज कहलाता है। और अगर प्लांट्स की मिसाल देना चाहें तो प्लांट्स में आप दे दें स्टोमेटा के ज़रिए जो गैशियस एक्सचेंज हो रही है वो। रेस्पायरेशन केमिकल रिएक्शन की टाइप है एक, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है इनका केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये रेस्पायरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ये तो सब मैं अपनी वीडियोस में तफसील से बता चुका हूँ। जो बच्चे शुरू से एक एक वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है, ख़ास तौर पे बात बता दूँ बहुत ख़ास, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें ओवरव्यू में दे रहा हूँ हर चैप्टर का, तो उसमें पूरे टॉपिक बता रहा हूँ आपके पूरे चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक हैं, उनके नाम क्या है। अगर फर्स्ट वीडियो आपने तफसील से देखी हुई है, उसके लेक्चर को नोट किया हुआ है, तो उसी तरतीब से पूरी वीडियोस बनी है पूरे चैप्टर की। बच्चे बोलते हैं ना ये टॉपिक नहीं मिल रहा, ये टॉपिक नहीं मिल रहा, भैया आप बुक खोल के, चैप्टर खोल के उसके टॉपिक्स तो पढ़ लें कम से कम। आप हेडिंग्स तो देखें। मैं तो सिर्फ हेडिंग लिखता हूँ, टॉपिक देखता हूँ कि अगले टॉपिक की हेडिंग क्या है, वो हेडिंग में लिख देता हूँ। आप भी हेडिंग देख लें भाई पीडीएफ में, इतना तो करें ना। ठीक है, बस यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। अब इसके बाद इसका पार्ट 1 बनाते हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हम इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।